डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12 में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन अर्थात मनुष्य के नर प्रजनन तंत्र का अध्ययन करेंगे। मनुष्य का जो नर प्रजनन तंत्र होता है या जो नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, इसके बारे में देखेंगे। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या जो मेन सेक्स ऑर्गन होता है मेल का, उसे हम लोग टेस्टिस बोलते हैं। क्या कहेंगे? टेस्टिस, या हिंदी में इसको वृषण कहा जाता है। टेस्टिस का अध्ययन करने के बाद हम लोग इसमें एसेसरी डक्ट, फिर एसेसरी ग्लैंड अर्थात सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां, और फिर एक पार्ट होगा जिसका अध्ययन करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बाह्य जनन अंग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में देखते हैं। तो जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मैन है वो है टेस्टिस या वृषण। वृषण जो होता है वह एक पेयर अर्थात एक जोड़ी टेस्टिस जो होते हैं यही हमारे प्रमुख जनन अंग होते हैं। इन्हीं के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है जिससे स्पर्म बनते हैं, अर्थात स्पर्म का फॉर्मेशन, शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वो टेस्टिस के अंदर ही होता है। ये जो टेस्टिस है मनुष्य में एब्डामन से बाहर अर्थात उदर गुहा से बाहर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्क्रोटम या वृषण कोश। ध्यान में रखिएगा, टेस्टिस 2 है लेकिन वृषण कोश सिंगल होता है, एक होता है। अब क्या कारण है कि टेस्टिस जो है वो उदर गुहा से बाहर वृषण कोश या स्क्रोटम में स्थित होता है? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया। जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है या स्पर्म का निर्माण या शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वो बॉडी के इनर टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब कम होता है उस पर अच्छे तरीके से होता है। तो इसी कारण से नेचर ने क्या किया कि जो स्क्रोटम है उसके अंदर टेस्टिस को एब्डामन से बाहर निकाल दिया। इस स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वह टेम्परेचर 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी के कोर टेम्परेचर से कम होता है, और इस पर स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया या स्पर्म का फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। तो इसी कारण से टेस्टिस को शरीर से बाहर स्क्रोटम में रखा जाता है जिससे स्पर्म बनने की प्रक्रिया में कोई बाधा ना हो, शुक्राणु के निर्माण में कोई बाधा ना हो। अब ये जो टेस्टिस होता है, अगर किसी टेस्टिस का हम इस तरीके से सेक्शन बनाएं तो इस टेस्टिस में हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ लगभग छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। प्रत्येक टेस्टिस में नियर अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब पाए जाते हैं। इसी टेस्टिकुलर लोब के अंदर 1 से 3 की संख्या में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। अब यही जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो इनर साइड होती है वहीं पर स्पर्मेटोगोनिया नाम की सेल्स होती हैं जिनसे मियोसिस डिवीजन होकर के स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो वह नलिका जिसमें स्पर्म बनता है, शुक्राणु बनता है, उससे हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसकी संख्या प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब में 1 से 3 होती है।
अब ये जब स्पर्म यहाँ से बनते हैं तो इसके बाद यहाँ से एक डक्ट निकलती है जिन्हें हम स्मॉल डक्ट कहते हैं। वैसे कोई इसमें समझने वाली बात नहीं, लेकिन जो स्मॉल डक्ट हैं ये फिर आपस में जुड़ करके रेटे टेस्टिस बनाती हैं। ये एसेसरी डक्ट हैं रेटे टेस्टिस। अब फिर रेटे टेस्टिस आपस में ज्वाइंट होंगे, मिलते हैं, तो वास इफ्रेंसिया नामक डक्ट बनती है। फिर वास इफ्रेंसिया इपीडिडाइमस में खुलती है, इपीडिडाइमस, और फिर इपीडिडाइमस वास डिफरेंशिया में जाकर के ओपन हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो टेस्टिस के अंदर आप देख रहे हैं कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वह स्मॉल डक्ट में ओपन होती है, फिर स्मॉल डक्ट रेटे टेस्टिस में ओपन होती हैं। रेटे टेस्टिस से वास इफ्रेंसिया नामक डक्ट का निर्माण होता है, और फिर वास इफ्रेंसिया से इपीडिडाइमस नामक डक्ट बनती है। इसी इपीडिडाइमस में ही स्पर्म जो होता है वो आकर के मैच्योर होता है और यहाँ पे स्टोर भी रहता है कुछ समय तक। यहीं पर इपीडिडाइमस में ही उसका मैचुरेशन होगा और फिर फाइनली यहाँ से वो वास डिफरेंशिया के एम्पुला में जाकर के स्टोर हो जाता है। तो इस प्रकार से जब स्पर्म बनता है तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटे टेस्टिस में आता है, रेटे टेस्टिस से वास इफ्रेंसिया में जाता है, वास इफ्रेंसिया से इपीडिडाइमस में जाएगा, और फिर वास डिफरेंशिया में जा करके उसके एम्पुला में स्टोर हो जाता है। और फिर जब कॉपुलेशन की प्रक्रिया होती है तो वहाँ से निकल करके ये यूरेथ्रा के थ्रू शरीर से बाहर आता है। अगर हम इस टेस्टिस का एक टीएस काटें जिसमें हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अध्ययन करें तो देखें ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और ये तीसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इन साइड में आप देखें यहाँ पे तो सब इन साइड में ठीक है कोशिकाओं का एक अस्तर लगा हुआ है। इन कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया या प्राइमरी जर्मिनल सेल कहा जाता है। यही स्पर्मेटोगोनिया जब डिफरेंशिएट होती है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ही अर्धगुणसूत्री विभाजन होता है जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे स्पर्मेटिड्स बनाते हैं और फिर ये स्पर्मेटिड्स आकर के स्पर्म में बदल जाते हैं और फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो करके वो रेटे टेस्टिस में आ करके ठीक है आगे डक्ट से होते हुए जो वास डिफरेंशिया है उसके एम्पुला में जाकर के स्टोर होते हैं। यहाँ पे अगर देखें ध्यान से तो एक सेल और भी दिखाई दे रही है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह की सेल होती है, एक तो ये स्पर्मेटोगोनियल सेल हैं और दूसरी कुछ उनसे आकार में बड़ी सेल है। इस जो बड़ी सेल है इनको हम लोग सर्टोली सेल कहते हैं। इन्हीं सर्टोली सेल का जो फंक्शन है बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्पर्म जो बनते हैं उस स्पर्म का पोषण करती है। दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में बहुत सा कनेक्टिव टिश्यू रहता है, ब्लड वेसल्स रहती हैं। यहीं पर साथ साथ कुछ कोशिकाओं का एक समूह होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम लेडिंग सेल्स होता है। ये लेडिंग सेल्स जो होते हैं एंड्रोजन्स का प्रोडक्शन करते हैं। मेन एंड्रोजन्स जो होता है वो टेस्टोस्टेरॉन होता है। इसी के द्वारा स्रावित टेस्टोस्टेरॉन से ही मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। स्पर्म आदि का फॉर्मेशन प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं
एसेसरी ग्लैंड की। जो सहायक ग्रंथियां हैं उनमें पुरुषों में ये 3 सहायक ग्रंथियां होती हैं, जिसमें एक है सेमाइनल वेस्किल, सेमाइनल वेस्किल या शुक्राशय। ये सेमाइनल वेस्किल जो होती है ये एक पेयर होती है, अर्थात एक जोड़ी होती है, और इसके द्वारा जो सीमेन होता है उसका अधिकांश भाग तैयार किया जाता है। इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। ये ध्यान रखिएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो सिंगल होती है, केवल एक होती है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि ये 2 है। इससे भी कुछ सीमेन का पोर्सेंटेज सिक्रीट किया जाता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसको हम लोग काउपर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है ये भी पेयर्ड ग्लैंड है, और जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस समय इसके द्वारा एक वाटरी सब्सटेंस सिक्रीट किया जाता है जो कि नेचर से क्षारीय होता है, और ये जो यूरेथ्रा का मार्ग है उसमें जो यूरिन की एसिडिटी होती है उसको समाप्त करके प्लीजर उत्पन्न करने का काम करता है, और साथ साथ ये थोड़ा लुब्रिकेंट का भी काम करता है। इसके द्वारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के द्वारा जो पदार्थ सिक्रीट होता है जो उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय सहायता भी मिलती है। लास्ट पार्ट जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग को पढ़ना है वो है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, बाह्य जननांग। बाह्य जननांग में पुरुषों में केवल पेनिस होता है। यह एक ऐसा ऊतक का बना होता है जिसमें बहुत सी रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होना होता है तो उस समय इसमें इरेक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पर जो ब्लड है, ब्लड जब फिल करता है तो इसमें इरेक्शन आता है। और इसका सिर्फ एक फंक्शन होता है कि ये फीमेल के जेनिटल पार्ट में या वजाना के अंदर प्रवेश करके स्पर्म को ज़्यादा क्लोज तक पहुंचा देता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन में सहायता मिलती है। धन्यवाद।